देख रहे हैं ओसा स्टडी पॉइंट में पॉलिटिकल साइंस के तहत लोक प्रशासन का पेपर, जो बीए थर्ड ईयर तथा एमए सेकंड सेमेस्टर का भी पार्ट है। और आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण की सीमा, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो सर्वप्रथम देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। नियंत्रण की सीमा का अर्थ, नियंत्रण की सीमा क्षेत्र या विस्तार का संबंध इस बात से है कि उच्च पदाधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण कर सकता है या वास्तव में कितने कर्मचारियों की निगरानी कर सकता है। मानवीय क्षमता की भी सीमाएं होती हैं। यदि निरीक्षण का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत कर दिया जाता है तो उसके परिणाम असंतोषजनक होते हैं। अतः विद्वानों ने यह खोज की है कि विस्तार क्षेत्र की सीमा क्या होनी चाहिए, अर्थात एक बॉस के अधीन या एक अधिकारी के अधीन कितने कर्मचारी होने चाहिए। कुछ हिस्से 3 व्यक्तियों तक, कुछ 7 तक और कुछ अन्य 20 व्यक्तियों तक सीमित करते हैं। एक अधिकारी के अधीन कितने अधीनस्थ होने चाहिए, इस पर कोई भी एक मत नहीं है, किंतु यह सभी मानते हैं कि विस्तार क्षेत्र जितना छोटा होगा उतना ही संपर्क तथा नियंत्रण अधिक प्रभावशाली होगा। नियंत्रण की सीमा या क्षेत्र से आशय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिस पर उच्च अधिकारी प्रभावशाली नियंत्रण रख सकता है। बिना नियंत्रण के प्रशासन सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने का उद्देश्य यह देखना रहता है कि कर्मचारी दिए गए आदेशों और निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। नियंत्रण की सीमा क्या होनी चाहिए? यह तो सर्वमान्य है कि मानवीय ध्यान क्षेत्र सीमित होता है, यानी ध्यान क्षेत्र सीमित होता है। अतएव एक पदाधिकारी अपने नीचे काम करने वाले कितने कर्मचारियों पर भली भांति निरीक्षण रख सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है, यानी ध्यान क्षेत्र की भी एक सीमा होती है। परंतु यह सीमा कितनी होनी चाहिए, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। हेनरी फेयोल की बात करें तो इनके अनुसार एक बड़े उद्यम के शिखर पर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारी होने 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। उर्विक की सम्मति में उच्च पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 4 है, यानी एक अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी होने चाहिए। और यदि निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए 8 या 12, यानी काम बहुत ऐसा अगर बड़ा है व्यापक तौर पे, तो 4 अधीनस्थ कर्मचारी होने चाहिए। और अगर निम्न स्तर के काम है, निम्न स्तर का काम कहने का सेंस कि जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण काम है, तो वहाँ के कर्मचारी अपने अधीन 8 से 12 अधीनस्थों को, कर्मचारियों को देख सकते हैं, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, उनका निरीक्षण या निगरानी कर सकते हैं। ग्रेकुनस के शब्दों में कोई उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक के कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता। वहीं सर हैमिल्टन के मत में एक औसत मानवीय मस्तिष्क 3 से 6 मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली नियंत्रण या निरीक्षण कर सकता है। यानी कुल मिला के देखें तो नियंत्रण की सीमा इस बात से संबंधित है कि किसी संगठन में एक अधिकारी कितने कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। नियंत्रण की यह सीमा नीचे से प्रारंभ होती है। उदाहरण के लिए एक पुलिस विभाग का यहाँ पे मैप दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक 1000 कांस्टेबल पे 200 हवलदार हैं, यानी एक हवलदार के अंडर में कितने 2 × 10 होता है 5 आएंगे कांस्टेबल। उसी तरह 200 हवलदार के लिए 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर होंगे। 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर पे 8 इंस्पेक्टर होंगे और 8 इंस्पेक्टर पे 2 डीएसपी होंगे, 2 डीएसपी पे 1 एसपी होना चाहिए। यानी ये नियंत्रण की एक सीमा बताई गई है कि 1000 जो व्यक्ति हैं वो 200 के अंडर में हैं, 200 व्यक्ति 4 के अंडर में है, 40 के अंडर में है, 40 व्यक्ति 8 के। तो एक प्रकार से ये नियंत्रण की सीमा को दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति के नियंत्रण में कितने कर्मचारी आ सकते हैं। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक अधिकारी के नियंत्रण में यहाँ 2 ही कर्मचारी दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी आपने देखा कि कार्य यदि बड़ा है, अधिक महत्वपूर्ण है, तो नियंत्रण की जो क्षेत्र होगा, नियंत्रण की सीमा होगी वो कम होगी, संकुचित होगी। नियंत्रण की सीमा के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, ठीक है। तो नियंत्रण का क्षेत्र कुछ तत्वों पर निर्भर होता है। ये है कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व, ठीक है। कार्य का तात्पर्य ये है, इसका आगे एक्सप्लेनेशन भी है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा अधिकारी है जो अपने ही जैसे कार्यों का उसे नियंत्रण करना है, तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर पे नियंत्रण रखना है या निरीक्षण करना है, तो वो अधिक डॉक्टरों का निरीक्षण कर सकता है। लेकिन यदि
एक व्यक्ति डॉक्टर है, डॉक्टरी का कार्य करता है और उसे विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विभाग पर नियंत्रण रखने का कार्य दे दिया जाए तो वो अधिक जो है व्यक्तियों पे नियंत्रण नहीं रख सकेगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी दिए हैं, एक डॉक्टर अन्य डॉक्टरों पर ज़्यादा संख्या होने पर भी नियंत्रण रख सकता है, जबकि एक डॉक्टर के लिए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों पर नियंत्रण रखना कठिन होगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है समय का। समय भी नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करता है। जैसे यदि कोई संगठन पुराना है, स्थायी हो चुका है, जमा हुआ है, बहुत सालों से काम कर रहा है वो, तो नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत किया जा सकता है। लेकिन कोई समय की दृष्टि से बिल्कुल नया नया संगठन है तो वहाँ पे जो है निरीक्षण की अधिक आवश्यकता होती है। फिर स्थान जो है, तो यहाँ पे स्थान कैसे प्रभावित करता है नियंत्रण की सीमा को। मान लीजिए कि यदि कर्मचारी, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, इनके कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर तक फैले हों तो नियंत्रण क्षेत्र को छोटा रखना ही क्या होगा, उचित होगा। इसके विपरीत यदि एक ही भवन में एक ही स्थान पे वो लोग काम करते हों तो नियंत्रण क्षेत्र कैसा हो सकता है, व्यापक हो सकता है। वहीं व्यक्ति का व्यक्तित्व भी नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अधीक्षक और प्रधान कार्यकारी की क्षमता तथा व्यक्तित्व भी नियंत्रण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। कैसे? यदि कोई व्यक्ति स्फूर्तिवान है और योग्य है बहुत ही ज़्यादा, तो प्रशासकीय कार्यकारी अपेक्षाकृत कम क्षमतावान सहयोगी की अपेक्षा अधिक क्षेत्र का नियंत्रण या निरीक्षण कर सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति स्फूर्तिवान है और अधिक योग्य है तो वो उसका नियंत्रण क्षेत्र अधिक हो सकता है, यानी वो 8 या 10 जो है कर्मचारियों पे नियंत्रण रख सकता है। लेकिन कोई ऐसा अधिकारी है जिसकी क्षमता अपेक्षाकृत कम है तो वो 10 कर्मचारियों पे नियंत्रण नहीं रख सकता, हो सकता है वो 5-6 पे ही अच्छे से नियंत्रण रख पाए। तो इस प्रकार ये चारों तत्व नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करते हैं, चाहे वो व्यक्ति का व्यक्तित्व हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो स्थान हो, और एक और हमने क्या देखा था, समय, स्थान और जो है कार्य की प्रकृति। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सामान्यतः नियंत्रण की सीमा के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत माने गए हैं सामान्य रूप से। पहला, कि योग्यतम व्यक्ति की भी नियंत्रण एवं निरीक्षण करने की शक्ति एवं सामर्थ्य सीमित रहती है। यानी हर व्यक्ति की एक सीमा है कि एक व्यक्ति हो सकता है 20 व्यक्तियों का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति 2000 व्यक्ति का निरीक्षण नहीं कर सकता, यानी इनके सामर्थ्य की क्या है, एक सीमा है। दूसरा, जितना बड़ा उत्तरदायित्व होता है सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र उतना ही संकुचित होता है। यानी अगर उत्तरदायित्व बड़ा होगा तो नियंत्रण क्षेत्र कैसा होगा, संकुचित होगा। जैसे कि हम देख रहे थे, एक एसपी के अंडर में 2 डीएसपी थे, जबकि वहीं हम हवलदार और कांस्टेबल की बात करें तो एक हवलदार के अंडर में हमने देखा था कि 5 कांस्टेबल थे। तो यानी जितना बड़ा उत्तरदायित्व होगा नियंत्रण क्षेत्र कैसा होगा, संकुचित होगा। और तीसरी जो विशेषता है नियंत्रण की सीमा के बारे में, वो है कि एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में नियंत्रण क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत हो जाता है। जैसे अभी हमने डॉक्टर के मामले में देखा कि एक डॉक्टर मतलब अधिक डॉक्टरों पर नियंत्रण रख सकता है क्योंकि वो उनकी कार्य पद्धति को भली भांति जानता है। फिर देखते हैं नियंत्रण की सीमा सिद्धांत के गुण क्या होते हैं। तो नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा उतना लाभप्रद होगा, इसमें प्रधान कार्यकारी पर भार कम होगा, विलंब तथा भ्रम कम होंगे, कार्यकुशलता बढ़ेगी और अंतोतगत्वा इससे प्रशासकीय मनोबल ऊंचा उठेगा। तो अभी हमने नियंत्रण की सीमा टॉपिक को कंप्लीट किया। ये डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा उससे एफिलिएटेड सभी कॉलेजों के लिए उपयोगी है। साथ ही यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ या अन्य पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जिसमें आपने एज ए सब्जेक्ट रखा हो पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें लोक प्रशासन के तहत ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। आपकी कोई राय हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।